हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है नीट के लिए, वो चैप्टर एटम्स है और कंसेप्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बोल सकती है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेस पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो है। अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा का थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट बता दूं क्या है। कंसेप्ट बताने से क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आसानी हो जाती है और कुछ नहीं है। तो ये जब एटम के बारे में स्टडी हो रहा था, थॉमसन का, जे थॉमसन का था, रदरफोर्ड का था, तभी देखा ये गया था कि हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग ग्लास ट्यूब में रख के गर्म करते हैं ना, तो उसमें से जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो लाइन स्पेक्ट्रा निकलता है। लाइन अलग अलग वेवलेंथ का, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला बोर्ड में दिया था, मैं आपको पहले फॉर्मूला बताया तो क्या है फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला ऐसा कुछ है 1 upon lambda is equal to r z square 1 upon n square minus 1 upon m square when m is greater than n। ये क्या था फॉर्मूला? बेसिकली रदरफोर्ड ने अपने जो पोस्टुलेट दिए थे ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल, सॉरी नॉट रदरफोर्ड, बोर। तो नील बोर ने जो पोस्टुलेट दिए थे उसमें से बोर्स मॉडल के हिसाब से उसमें क्या था मालूम है? उसने एक्सप्लेनेशन ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम और जो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का देखने को मिला था। तो बोर ने उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप मारता है या ट्रांजिशन, देखिए यहाँ वर्ड है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब जंप। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप मारता है ना फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी मतलब हायर ऑर्बिट में हायर एनर्जी रहता है, लोअर ऑर्बिट में लोअर एनर्जी रहता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है या ट्रांजिट होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तब वो रेडिएट करता है वेवलेंथ, मतलब जो भी हम लोग को देखने को मिलता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जो भी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एमिट करता है। तो वो जो वेवलेंथ जो एमिट करता है ना, जब इलेक्ट्रॉन जंप मारता है तो एटम जो वेवलेंथ एमिट करता है वो, उसका ये फॉर्मूला, उस वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला है 1 upon lambda is equal to r। r is Rydberg's constant, z square, z मतलब एटॉमिक नंबर, लेकिन हाइड्रोजन एटम होगा तो हम लोग उसका z का 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r 1 upon n square minus 1 upon m square। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z 1 होता है। अच्छा, n और m क्या डिनोट करता है? n डिनोट करता है कि वो लोअर ऑर्बिट, लोअर है, और m डिनोट करता है हायर ऑर्बिट, इसलिए मैंने लिखा है m ग्रेटर देन n। तो m हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, जंप मार रहा है टू अ लोअर ऑर्बिट, तो m इज द ग्रेटर वैल्यू एंड n इज द स्मॉलर वैल्यू इन द स्मॉलर ऑर्बिट। ये बेसिक फॉर्मूला बोर्स के एटॉमिक मॉडल से अपने को मिला है टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। उसी पे ये क्वेश्चन है, क्या है देखिए, आपके लिस्ट 1 में बताया अलग अलग की कि सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप मारा इलेक्ट्रॉन ने, सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप मारा, सेकेंड सॉरी तो उल्टा बोल दिया, वेरी सॉरी, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जंप मारा इलेक्ट्रॉन ने, फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जंप मारा इलेक्ट्रॉन ने, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जंप मारा इलेक्ट्रॉन ने, सिक्स्थ ऑर्बिट से, तो जो ये वाला ऑर्बिट है कॉमन है 2, मगर जहां से जंप मारे ना हायर ऑर्बिट वाला 3 4 5 6 से अलग अलग है। ये पर्टिकुलर, तो इस हिसाब से उन लोगों ने कुछ वेवलेंथ्स दिए हुए। मैंने जैसे कहा, बोर्ड ने क्या बोला था कि कौन से ऑर्बिट से जंप मारा है, किस ऑर्बिट, उसके हिसाब से वेवलेंथ एमिट होगा ना वो लाइट का। तो ये फॉर्मूला है, तो अलग अलग वेवलेंथ दिए, तो कौन से जंप से कौन सा वेवलेंथ आपको मिलेगा वो पूछा है, इस फॉर्मूला के हिसाब से पता करना है, ठीक है ना, तो मैच करना है अपने। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे वो लोग ने n और m यूज नहीं किया, वो लोग ने n2 और n1 यूज किया, तो हम भी यहाँ पे n1 n2 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 upon lambda is equal to r 1 upon, अब ये स्मॉलर वैल्यू अपना 2 है, मैं इसको 2 कॉमन ही है ना, तो मैं 2 ही रहने देता हूँ, है ना। अच्छा, ये चेंज हो रहा है, n2 चेंज हो रहा है, वो हर बार चेंज होता है, 2 चेंज नहीं हो रहा, स्मॉलर वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसको मैं रहने देता हूँ। अच्छा, ये r के बारे में आपको पता होना चाहिए, r का वैल्यू Rydberg's constant 1.097 into 10 raised to 7 पर मीटर। लेकिन इसको ऐसे याद नहीं रखने का, मतलब तो कैसे याद रखने का, आपको 1 upon r भी याद रहना चाहिए, मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 upon lambda is equal to r क्रॉस मल्टीप्लाई n2 square minus 4 upon 4 n2 square। मुझे लैम्बडा चाहिए तो इन्वर्टेड को उल्टा करना पड़ेगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4 n2 स्क्वायर अपॉन
स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर। अभी इसका रेसिप्रोकल आपको अभी आप करने जाएंगे ना, अभी रेसिप्रोकल तो बड़ा टाइम जाएगा, अच्छा याद रखिए। अब देखिए उसका एक्चुअल वैल्यू है 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आप आर्मस्ट्रॉन्ग जानते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है वो नैनोमीटर में, नैनोमीटर मतलब -9 है कि नहीं, तो इसको हम लोग को -9 में लिखना पड़ेगा। तो -9 में जब आप लिखने जाएंगे तो जाएगा 91.2 नैनोमीटर, तो ये लिखने का अपने को। अब ये वैल्यू आपको आना चाहिए, नहीं तो नहीं आता है। अगर ये मालूम है तो भाई इसका रेसिप्रोकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, टाइम जाएगा। याद रखेंगे तो वेरी गुड, नाइस, ठीक। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू 91.2 इंटू 4n2 स्क्वायर अपॉन n2, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम लोग, मैं वो भी करते हैं, 1 मिनट, -4, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 36 n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 4। ये मैंने फॉर्मूला रेडी किया है ना। अब जो वैल्यू बोलो, n2 3 है तो 3 डाल के देखो क्या आता है, n2 4 है तो 4 डाल के देखो, n2 5 है तो 5 डाल के देखो, एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आई विल गो विद ए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, है ना। ए ऑप्शन में मेरा n2 जो है वो 3 है, डालो इधर। लैम्डा इज इक्वल टू 364.8 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4, तो 364.8 इंटू 9 अपॉन 9 माइनस 4 इज 5। इसको कट करता हूं पहले, बाद में 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 1 14, 5 2 जा 14, 48, 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30 into 9, 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 86, 8 9 2 जा 18, 9 8 26, 2 63 and 2 65, 656.6। very close to this answer, very close। इसके अलावा देखो 6 में कुछ है ही नहीं, 6 by 6 में ना। तो पहला आंसर है 3। देखें किधर है अपना 3 ऑप्शन भाई, A4 A2 A1 A3, अरे एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है A3 का। खत्म हो गया सब ना, और कहीं 3 है नहीं। अगर 2 जगह 3 होता तो और एक वैल्यू चेक करना पड़ता है, यहाँ चेक करने के लिए। आपको मालूम है नीट का फिजिक्स क्यों इजी रहता है? ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग करे दूसरा सॉल्व नहीं, वो लोग चाहते ही नहीं आप दूसरा तीसरा सॉल्व करो। उनको मालूम है कि फर्स्ट में आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन दिया है, आप वो बेवकूफी होगी। अगर आप फिर सेकंड भी करें, थर्ड भी, तो बेवकूफी वो मानी जाएगी। क्यों इजी है ये सब? क्योंकि एक ही सॉल्व करना है, आपको सब सॉल्व नहीं करना है, इसलिए इजी है। जो स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं तो सब करूंगा, मैं तो बी भी करूंगा, सी भी, उसके लिए डिफिकल्ट हो गया, लेंथी हो गया सब। फर्स्ट ऑप्शन मेरे को सीधा आंसर मिला, मैं क्यों और करूं? आप समझ रहे हैं ना, बस हो गया आपका आंसर सॉल्व। ये है आपका नीट का क्वेश्चन, बड़ा इजी है। वाला जिनको फॉर्मूला याद है वाला, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं फॉर्मूला। हाँ, मेरा रहता है हर बार कि थोड़ा सा अगर कंसेप्ट में समझा तो स्टूडेंट लोगों को, तो जिनको याद नहीं तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। और क्या होता है ना, कंसेप्ट हमको पता होता है ना, तो सबके साथ रिलेट करने में हमको बड़ा अच्छा लगता है फिर हाँ, और अच्छा और इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारी वो सब। नहीं तो भी सिर्फ सब करते जा रहे, करते बिना कुछ कंसेप्ट का, थियरी का बात किए तो मजा नहीं आता। तो ये आपका सम, तो इस तरीके से हमसे फिजिक्स और नीट, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिजिक्स का नीट में जो फिजिक्स क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आता है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर लाओ। बस मेरा ये कहना है कि आपको 3 काम करना है। फॉर्मूला बुक, आप देखिए फॉर्मूला बुक आपके लिए नीट वाले बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बाहर अगर अपना फॉर्मूला बुक आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। मार्केट से लिया और उसको रटा नहीं भाई, नहीं होगा। आप खुद पढ़िए, खुद सब समझिए और फिर फॉर्मूला लिखिए। किसी बुक का हेल्प देखिए ठीक है, लेकिन सब जो भी आपको क्लासेज में कॉलेज पढ़ाया जा रहा है खुद लिखिए फॉर्मूला। बुक बनाइए, अच्छा सा बुक अच्छी तरह बनाए, एकदम नीट, सब चैप्टर वाइज मस्त। सबसे इंपॉर्टेंट वो कब काम आ गया पता है? जब एक दिन पहले हम लोग ना क्या पढ़ने का, फॉर्मूला बुक, वही आपका सब कुछ है, सब कुछ वही है आपका फॉर्मूला बुक। लास्ट डे के लिए याद रखिए, मुझे आप याद रखेंगे, अगर आप अच्छा फॉर्मूला बुक बनाएंगे ना, एक दिन पहले जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा फिजिक्स में। एक काम पे, दूसरा काम रेफरेंस बुक, अच्छा सा रेफरेंस बुक जिसमें मस्त थोड़ा सा थियरी भी हो और मस्त वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज हो, वैसा बुक लीजिए। एक लेंगे तो एक तो लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए।
अच्छा स्कोर करेंगे ना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। 2 रेफरेंस बुक इनफ है, एक तो जरूरी डेफिनेटली। और उसको करने के लिए किसी का वेट मत करिए क्लासेस का, या कॉलेज के टीचर पढ़ाएंगे एमसीक्यूज कराएंगे, तो नहीं भाई। कंसेप्ट सीखा ना टीचर ने, कंसेप्ट आ गया ना आपको, थियरी समझ में आ गया ना, खुद स्टार्ट करने का रेफरेंस बुक से चालू हो जाने का। और डाउट होगा तो पूछने का टीचर से। टीचर के लिए क्यों वेट करने का? एमसीक्यूज कोई आप सिखाता नहीं है, एमसीक्यूज सिखाना, एमसीक्यूज कोई सिखा ही नहीं सकता, आपको कंसेप्ट में सिखा सकता हूं, आपको थियरी एमसीक्यू से सिखाऊंगा। ये तो हम लोग के सामने फार्मूला अप्लाई करो, आंसर लो, बस इतना ही लोगों, इससे ज्यादा क्या बोलूंगा मैं आपको। मुझे देखिए यहाँ भी मुझे आपको कंसेप्ट ही सिखाना पड़ा ना, थियरी समझाना पड़ा। थियरी जिसको आ गया ना, जिसने थियरी समझा है, उसको सिर्फ फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, और फॉर्मूला वो आपने बनाया वही तो फॉर्मूला बुक सामने रखो, सॉल्व करो, मजा देखो कितना है। और तीसरा काम पीवाईक्यूज देखने का, पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज जल्दी रिपीट तो नहीं होता वर्ड टू वर्ड, तो उसके भरोसे मत। लेकिन हाँ पीवाईक्यू देखने का ट्रेंड पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना रेफरेंस बुक से, तो आपको पता है हाँ इस तरह के सब पे ज़्यादा मैं स्ट्रेस दूँ, हम लोग ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि इस तरह के सब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो फायदा होगा जब आप पीवाईक्यू देखेंगे। ये 3 काम करिए। कोई कोचिंग की एमसीक्यूज के लिए कोई कोचिंग नहीं चाहिए भाई, ये बहुत ही गलत सोच है कि एमसीक्यूज के लिए कोचिंग लूं मैं, सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ एंट्रेंस के लिए। थियोरी में को अलग है, एंट्रेंस अलग है, गलत है। जिसने थियोरी सीखा है उसी की जवाबदारी है कि आपका एंट्रेंस के लिए आपको तैयार करे। और तैयार कैसे करे? अच्छी तरह कंसेप्ट सिखाए और आपके डाउट सॉल्व करे जब आप पीवाईक्यूज जब आप रेफरेंस बुक से सम सॉल्व करें। तो याद रखिए, 2-3 चीज याद रखिए, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप समझ लीजिए 680 तक जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिजिक्स में आप समझ लीजिए बहुत अच्छा ला सकते हैं, बहुत अच्छा ला सकते हैं। तो ये 2-3 काम करना आपको, और कुछ मत करिए, किसी से कुछ इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है कि कैसे आएगा। आप ये काम करिए और फिर आप देखिए आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप में आपको एक फील होएगा कि आपको फिजिक्स अब ईजी लग रहा है ना। बस ये करिएगा, आप देखिएगा आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं ऐसे वीडियो आपके ला रहा हूँ, ये सोच के ला रहा हूँ। मेरा सीईटी का आप देखिए वीडियोस, मेरा जेईई मेंस का एडवांस तो चलिए आपको नहीं, आप नहीं जाए, लेकिन थोड़ा सा ये भी देखते रहा करिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूलाज तो सब जगह वही लगता है ना, कंसेप्ट भी वही रहता है। और नीट का मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, फिजिक्स नीट का सबसे ईजी है, सीईटी से भी ईजी है। लेकिन देखने का थोड़ा हायर लेवल आ गया तो अच्छी बात है ना, अपने को और स्ट्रांग होगा अपना फिजिक्स। देखने का, मैं नहीं बोलता सॉल्व करने का, सिर्फ देखने का। देखिए आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। तो देखते रहेगा मेरा वीडियोस, पीवाईक्यू देखते रहेगा। कुछ कमेंट हो तो डेफिनेटली बताइएगा, और ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आज का वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।